सब्सक्राइब कीजिए और देखिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी और नए स्टोरी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। अब देखता हूं मैं यहां से बाहर तुम कैसे निकल सकते हो। शहर में नरभक्षी नाग का आतंक। ये क्या है? शहर में कई लोगों ने रात के समय किसी बड़े से नाग को लोगों को खाते हुए देखा है। हालांकि पुलिस और प्रशासन को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन शहर के बाहर एक साधु के आश्रम से दो साधु गायब हो गए हैं। ये नाग की लंबाई 12 से 14 फीट तक है। ये सब क्या बकवास है? कुमार सोच में पड़ जाता है। ये अखबार वाले भी ना बिना सबूत के कुछ भी छाप देते हैं। पागल हो गए सबके सब। तभी कुमार के घर की बेल बजती है। कुमार दरवाजा खोलता है तो बाहर एक पुलिस ऑफिसर खड़े थे। कुमार और ऑफिसर दोनों पहली बार मिल रहे थे। क्या आप फॉरेस्ट ऑफिसर मिस्टर कुमार हैं? जी हाँ, मैं ही कुमार हूं। क्या बात है सर, अचानक से आप यहाँ? मेरा नाम तक्षक है। मुझे यहाँ हेड फॉरेस्ट ऑफिसर की पोस्ट दी गई है। क्या? पर यहाँ का हेड ऑफिसर तो मैं हूं। मुझे इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया, ना ही मुझे उनका कोई लेटर आया है। देखिए, बात कुछ गंभीर है। क्या हम अंदर चल के बात कर सकते हैं? जी जी सर, आइए आइए, अंदर आइए। कुमार, क्या तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? आज का अखबार तो तुमने पढ़ा ही होगा, वो नाग वाली खबर। कई दिनों के सर्वे से हमें ये पता चला कि तुम्हारे इलाके से कई नाग और सांप गायब हो रहे हैं। जी सर, नाग वाली बात मैंने आज ही अखबार में पढ़ी, पर मुझे इनकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं है। रही बात सांप और नागों के गायब होने की, तो इस बारे में मुझे कुछ दिन पहले ही हेडक्वार्टर से फोन आया था। हेलो कुमार, मैंने तुम्हें रिपोर्ट भेजी थी नागों के गायब होने की। तुमने इस पर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए सर, मैं यहाँ का हेड ऑफिसर हूँ। यहाँ से कोई शिकारी जानवरों को तकलीफ न पहुंचाए, ये देखना मेरा काम है, ना कि मैं उनकी गिनती करता फिरूं। देखो कुमार, हमारी टीम के मुताबिक तुम्हारे शहर के इन इन एरिया के आसपास से नाग और सांप गायब हो रहे हैं। और आज तो अखबार में भी आ गया कि कोई बड़ा सा नाग लोगों की हत्या कर रहा है। सर, सर क्या वो खबर सच्ची है? मुझे तो लगा ये सब मीडिया का नया नाटक है। इसी का तो पता लगाने में यहाँ आया हूँ। हेड क्वार्टर से इसकी छानबीन करने के लिए मुझे और तुम्हें चुना गया है। हम कल से ही छानबीन शुरू कर देंगे। हमें इन सब की जड़ तक पहुंचना होगा। कल सुबह मिलते हैं। दूसरे ही दिन मिस्टर तक्षक और कुमार जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और वहां मोशन सेंसर कैमरा लगा देते हैं, और साथ ही कई और कैमरे जंगल की अलग अलग जगहों पर लगा देते हैं।
रात के तकरीबन 3 बजे अचानक कुमार के टैब में कुछ हरकत होने लगती है। कुमार अपने टैब पर देखता है और जो देखता है उससे उसकी आंखें चौंधिया जाती है। ये क्या हो रहा है? सांप हवा में उड़ रहे हैं? पर ये कैसे हो सकता है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? कुमार वो वीडियो बार बार देखता है और सोचता है कि अब इसके बारे में और क्या किया जा सकता है। ये साधारण घटना नहीं है। कहीं ये भूत पिशाचों का खेल तो नहीं है, या फिर किसी ने काला जादू तो नहीं किया होगा? कुमार तुरंत ये वीडियो तक्षक को भेज देता है। वहां तक्षक इस वीडियो को देखता है तो उसको भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती है कि तभी कुमार के फोन पे तक्षक का फोन आता है और दोनों कुमार के घर से जंगल की ओर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल की हद में गाड़ी रख के दोनों चलते हुए जंगल के अंदर चले जाते हैं। जंगल के एक हिस्से से उन दोनों को आग की रोशनी और धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। दोनों उस दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं और वहां दोनों जो देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं। जंगल के एक हिस्से में 2 आदमी और एक तांत्रिक हवन कर रहे होते हैं। सर, ये लोग क्या कर रहे हैं? शायद ये कुछ काला जादू तो नहीं कर रहे, या किसी की बलि तो नहीं देने वाले ये लोग? और आगे जो घटना घटती है उसे देख के दोनों को चक्कर आने लगते हैं। वो देखते हैं कि हवन की अग्नि में कई सांप और नाग अपने आप गिर रहे थे। कुमार और तक्षक वहां से भाग जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है सर? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। ये बात तो मेरे गले के नीचे से भी नहीं उतर रही, पर मुझे इतना तो यकीन है कि ये लोग वही कर रहे हैं जो मैं सोच रहा था। क्या सर? काला जादू। ये लोग जरूर नागों की बलि दे रहे हैं, पर क्यों? आखिर क्या हो सकता है इसका राज? मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है सर। तभी तक्षक शहर का एक नक्शा निकालते हैं और उसे ध्यान से देखने लगते हैं। ये देखो कुमार, आज रात मैंने ये शहर का नक्शा बनाया है। ये देखो, यहां से यहां और यहां, बस इन्हीं जगहों पर उस नाग ने लोगों की हत्या की है। पर यहां इस इलाके में उसने कभी किसी को नहीं मारा। और जंगल सबसे आखिर में यहां है, जहां वो तांत्रिक नागों की बलि दे रहा था। हाँ सर, मतलब कि वो नाग एक खास चुनिंदा जगह पर ही सबकी हत्याएं कर रहा है। तभी कुमार को अचानक से कुछ याद आता है। अरे हाँ सर, इस जगह पर तो साधु का आश्रम है जहां से 2 साधु कुमार गायब हुए थे। ये नाग बस वहीं हत्याएं कर रहा है। वेल्डन कुमार, इससे ये तो पता चला कि वो नाग यहीं कहीं छुपा बैठा होगा। कुमार, हमें साधु के आश्रम में जाना होगा, वहीं से कुछ पता चलेगा। कुमार और तक्षक साधु बाबा के आश्रम पहुंच जाते हैं, पर वहां उन्हें पता चलता है कि साधु बाबा तो 1 महीने से आश्रम से गायब है। साथ ही वहां के एक साधु बाबा ने उन्हें बताया कि बाबा जब भी बाहर जाते थे तो बता के ही जाते थे, पर इस बार तो वो बिन बताए कई दिनों से लापता है। ये सब क्या हो रहा है कुमार? बाबा भी 1 महीने से गायब है। आश्रम के 2 साधु कुमार भी महीने भर से लापता है। और ये सब घटनाएं भी 1 महीने से ही हो रही है। क्या ये सब घटनाएं आपस में जुड़ी हुई तो नहीं है? ये आश्रम के बारे में तो पता लगाना ही पड़ेगा अब। सर, ये आश्रम तो करीब 200 सालों से यहीं बसा हुआ है, ऐसी मान्यता है, पर मुझे इस बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। पर हाँ, आश्रम के बारे में
बहुत समय पहले किसी ने एक किताब लिखी थी। वो किताब कहाँ है कुमार? ये तो पता नहीं है, पर हाँ, शहर की एक पुरानी लाइब्रेरी में शायद वो किताब मिल सकती है। अब हमें वही जाना पड़ेगा सर। कुमार और तक्षक शहर की पुरानी लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। लाइब्रेरी बहुत पुरानी थी और वहां अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। लोगों का कहना था कि इस लाइब्रेरी में रहस्यमय किताबें हैं जिनमें प्राचीन कहानियां और आत्माओं के राज छुपे हुए हैं। दोनों अपनी कार बाहर पार्क करके लाइब्रेरी के अंदर चले गए। यह जगह तो सचमुच डरावनी लगती है। जो हम ढूंढ रहे हैं वो यहीं कहीं छुपा होगा। लाइब्रेरी की दीवारें पुरानी किताबों के बोझ से झुकी हुई थी और हर दीवार पर डरावनी तस्वीरें टंगी थी। किताबों पर धूल जमी हुई थी और वहां लकड़ी की एक पुरानी महक हवा में घुली हुई थी। लाइब्रेरी के कोने कोने में मोमबत्तियां जल रही थी, जो उस जगह के भूतिया माहौल को और भी गहरा कर रही थी। लाइब्रेरी का मालिक एक जवान और रहस्यमय व्यक्ति था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। जब कुमार और तक्षक उसके पास गए तो वह उन्हें देखकर चौंक गया। इस जगह पर कोई भूलकर भी नहीं आता। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमें 200 साल पुराने आश्रम पर लिखी हुई वो किताब चाहिए। सुना है किताब यहीं इस लाइब्रेरी में रखी हुई है। 200 साल पुराना आश्रम? क्या तुम जानते हो तुम किस चीज की बात कर रहे हो? जी हम जानते हैं, हमें वह किताब चाहिए। उस किताब को पढ़ना आसान नहीं है। वो सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। चेतावनी? किस बारे में? उस आश्रम के रहस्यों के बारे में। उस किताब को पढ़ने वाले कभी चैन से नहीं रह पाते। हमें डराने की कोशिश मत करो, बस हमें वो किताब दे दो। ठीक है, किताब यही है, लेकिन इसे पढ़ने से पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। कैसा सवाल? क्या तुम दोनों इस किताब के रहस्यों के जानने के बाद उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? तभी लाइब्रेरी की खिड़की से अचानक ठंडी हवा का झोंका आता है और कमरे में जल रही मोमबत्तियां अचानक से बुझ जाती है। ये क्या हो रहा है? हम तैयार हैं, तुम किताब ले आओ। ठीक है, लेकिन याद रखना, कुछ सवालों के जवाब सिर्फ सवाल ही होते हैं। रखवाला एक सन्नाटे से भरे कमरे में चला जाता है और कुमार और तक्षक बाहर खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति एक बड़ी सी किताब लेकर बाहर आता है और उसे मेज पर रख देता है। यह लो, लेकिन ध्यान रखना, यह किताब सिर्फ रहस्य को खोलती है, जवाब नहीं देती। कुमार और तक्षक किताब को देखते हैं। उस पर लिखा था, नागलोक, नागों का काला रहस्य। ये तो अजीब नाम है। अब हमारी यात्रा शुरू होती है कुमार। किताब को लेकर दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकलने जाते हैं कि तभी पीछे से लाइब्रेरी का मालिक कहता है, एक बार इस रास्ते पर चल दिए तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। इसके साथ ही कमरे में खामोशी छा जाती है। जाते जाते कुमार और तक्षक महसूस करते हैं कि उस आदमी की नजरें उनकी पीठ पर ही गड़ी हुई है। कुमार किताब के पन्ने पलटता है। उसकी उंगलियां धूल से सन जाती है। यह किताब नागमणि के रहस्य बताती है। ये तो किसी नागमणि के साधक द्वारा लिखी गई है। कुमार और तक्षक किताब के रहस्य में खो जाते हैं। किताब में लिखा था कि बहुत समय पहले की बात है, धरती से परे एक रहस्यमय स्थान था, नागलोक। यह स्थान शक्तिशाली नागों का घर था, जहां नागराज का राज चलता था। नागलोक के नाग अपने ज्ञान, शक्ति और नागमणि की रक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन इस नागमणि पर एक दुष्ट राजा की नजर थी। वह नागमणि से
अमृतत्व प्राप्त करना चाहता था और वो जानता था कि नागमणि से ये संभव हो सकता है। राजा ने कई बार नागलोक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन नागराज और उसके नाग योद्धाओं ने हर बार उसे असफल कर दिया। एक दिन राजा ने छल से नाग कुमार को अपने वश में कर लिया और नाग कुमार को विश्वास दिलाया कि नागलोक में उसे कभी सम्मान नहीं मिलेगा और नागमणि पर उसका ही अधिकार है। नाग कुमार उसके बहकावे में आ गया और नागलोक में राजा के लिए गुप्त रास्ता खोल दिया। रात के अंधेरे में राजा ने नागलोक पर आक्रमण कर दिया और उसने नागमणि चुराने की कोशिश की, लेकिन तभी नागराज प्रकट हुए। एक भयंकर युद्ध हुआ। राजा ने अपनी शक्तियों से नागों को कमजोर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन नागराज ने अपनी दिव्य ऊर्जा से उसका सामना किया। आखिरकार राजा की शक्तियां नागमणि के तेज के आगे कमजोर पड़ गई। नागराज ने उस राजा को नागलोक से बाहर फेंक दिया और अपनी शक्ति से उसे शाप दिया कि अब तू जीवन भर अंधकार में भटकेगा, लेकिन नागमणि तुझे कभी नहीं मिलेगी। लेकिन तभी नाग कुमार ने मौके का फायदा उठाते हुए नागमणि चुरा ली और वो नागमणि लेके पुरानी गुफा में छिप गया। पर यह बात नागराज को पता चल गई और उन्होंने नाग कुमार को शाप दे दिया कि वो नाग कुमार जहां कहीं भी हो तुरंत ही नाग चक्र में कैद हो जाए। और ऐसा ही हुआ। नाग कुमार नाग चक्र में कैद हो गया। नागराज ने नागमणि वापस हासिल कर ली और उसे आश्रम के प्रमुख साधु को सुरक्षा के लिए सौंप दी। उसके बाद नागराज ने समाधि ले ली। तभी से आश्रम के साधु उस नागमणि की रक्षा करते हैं। तक्षक किताब के पुराने पन्नों पर हाथ फेरता है। कुछ जगहों पर स्याही धुंधली हो गई थी और आखिरी के कुछ पन्ने फटे हुए थे। अरे ये क्या? किताब के आगे के पन्ने कहां गए? लेकिन आगे क्या हुआ होगा? ये पन्ने तो फटे हुए हैं। जरूर किताब के आखिरी के पन्नों में नागमणि से जुड़े हुए राज लिखे होंगे, जिन्हें कोई नहीं चाहता होगा कि कोई और पढ़े, इसलिए उसने पन्ने फाड़ दिए होंगे। अचानक हवा तेज हो जाती है और खिड़की जोर से धड़ाम से बंद हो जाती है। किताब के मुताबिक नागमणि आज भी पुरानी गुफा में छिपी है। अगर ये बात सच है तो हमें उसकी जांच करनी चाहिए कुमार। क्या आप पागल हो गए हैं? ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये किसी नाग साधक का श्रापित लेख भी हो सकता है। हमें तुरंत भी किसी की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। डर क्यों रहे हो कुमार? हमें वहां जाना चाहिए और मैं अकेला नहीं जाऊंगा। तुम अपनी टीम को बुला लो, हम आज रात ही वहां जाएंगे। कुमार अपनी टीम को बुलाने का फैसला करता है। टीम में कुल 3 लोग थे। हर किसी का अपना एक अजीब अतीत था। रुद्र, एक रहस्यमय इतिहासकार जिसे पुरानी गुफाओं और श्रापित स्थलों की जानकारी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह हर समय किसी गहरे राज को छुपा रहा हो। देवेंद्र, एक तकनीकी विशेषज्ञ जो हर चीज को विज्ञान से जोड़कर देखता है। वह भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अनजाने डर से दूर भी नहीं रह सकता। अधिराज, एक पुरानी किताबों और अभिलेखों का जानकार जिसने पहले भी कई रहस्यमय घटनाओं की जांच की है। उसे गहरी निद्रा में भयंकर सपने आते हैं और वह कहता है कि किसी भी अदृश्य शक्ति ने उसे बुलाया है। क्या बात है कुमार? इतनी रात गए अचानक हमें फोन करके क्यों बुलाया है तुमने? अधिराज, देवेंद्र, रुद्र, हमें आज अभी इसी समय उस पुरानी गुफा की ओर जाना होगा। जी, आप कौन हैं? आपको पहले तो यहां कभी नहीं देखा। ये सीनियर इंस्पेक्टर तक्षक है। इन्होंने ही आप लोगों को बुलवाया है। हम सभी को अभी उसी पुरानी गुफा में जाना होगा। पुरानी गुफा में? पर क्यों? हमें आज ही नागमणि ढूंढनी होगी, नहीं तो वो नाग किसी को नहीं छोड़ेगा। शायद पुरानी गुफा में जाके ही सारे रहस्यों पे से पर्दा उठेगा। ठीक है, आप सबने फैसला कर ही लिया है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। कुमार और तक्षक की टीम गुफा की ओर आगे बढ़ती है।
रास्ता घना जंगलों से होकर जाता है। हवा में एक अजीब सी महक थी, सड़ी हुई लताओं और किसी पुराने अभिशाप की। गुफा के पास पहुंचते ही अचानक एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, जैसे कोई सांप फुंकार रहा हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। ये आवाज, ये सिर्फ हवा नहीं है, ये कुछ और है जो हमसे कुछ कहना चाह रही है। लेकिन क्या? गुफा के दरवाजों पर प्राचीन नागों की आकृतियां बनी हुई थी और उनके बीच एक मंत्र गुदा था। ये तो बहुत पुराना अभिलेख लगता है। अधिराज, तुम तो पुराने अभिलेखों और उनकी भाषा को सही से पहचान सकते हो। जरा देखो तो सही, इसमें क्या लिखा हुआ है। अधिराज अभिलेख को ध्यान से पढ़ते हुए कहता है, इसमें लिखा है कि जो नागमणि पाने की गलत लालसा रखेगा उसका अंत निश्चित है। बाकी लिखा हुआ कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं जा रहा, क्योंकि बाकी सब जल गया है। शायद ये वही श्राप है जिसे नागराज ने हर उस व्यक्ति को दिया था जो नागमणि पाने की गलत लालसा रखता था। लगता है यहां आग लगी होगी, या फिर किसी ने जानबूझकर तो आग नहीं लगाई होगी। कुमार अपने शरीर पर पसीना पोंछते हुए कहता है, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? हम यहां तक आ चुके हैं, अब पीछे हटना बेकार है। सभी लोगों ने गुफा के अंदर प्रवेश किया, लेकिन गुफा के भीतर एक रहस्यमय अंधेरा उन्हें अपनी ओर खींचने लगता है। जैसे वे अंदर आगे बढ़ते हैं, एक साया उनकी ओर सरकता है और अंधेरे में कुछ ससराने की आवाज आती है। कुमार और उसकी टीम के सभी लोग साहसी थे और रहस्यमय घटनाओं के सुलझाने में माहिर थे। तक्षक भी उनके साथ था। पूरी टीम मसाले लिए घने जंगल से होकर उस प्राचीन गुफाओं की ओर बढ़ रही थी जहां नागमणि छुपी हुई थी। मसाल की रोशनी में उन्हें एक कोने में एक वृद्ध साधु जमीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं, जो जंजीरों में जकड़े पड़े थे। उनका शरीर कमजोर हो चुका था। कुमार ने जरा ध्यान से उस वृद्ध साधु की ओर देखा और उसे पहचाना। अरे, ये तो पुराने आश्रम के बाबा जी है। ये यहाँ कैसे? सभी लोग तेजी से बाबा के पास आए। कुमार ने जल्दी से साधु बाबा को सहारा दिया और उनकी जंजीरें खोलने की कोशिश करने लगा। बाबा जी आप यहाँ? वो भी इस हालत में? कैसे? कुछ महीनों पहले एक तांत्रिक ने अपने 2 चेलों को झूठे साधु का वेश बनाकर आश्रम में भेजा था। मैं उनकी ये चाल समझ नहीं पाया और मैंने उन्हें उस किताब के बारे में बता दिया जिसमें नागमणि से जुड़े हुए सभी रहस्य लिखे थे। एक रात उन्होंने मुझे यहाँ लाकर बंद कर दिया और बाहर आग लगाकर भाग गए। लेकिन क्यों बाबा? उन्होंने आपको यहाँ कैद क्यों किया? इसके पीछे जरूर कोई कारण होना चाहिए। सदियों से हमारे आश्रम के प्रमुख साधु नागमणि की रक्षा करते आए हैं, लेकिन उन तांत्रिक के चेलों ने किताब के बारे में तांत्रिक को बता दिया। फिर किसी तरह वह किताब तांत्रिक के हाथ लग गई, जिसमें नागमणि की शक्तियां पाने के तरीके लिखे थे। क्या? फिर क्या हुआ बाबा? तांत्रिक ने उस किताब के पन्ने फाड़ दिए और अपने साथ ले गया। तांत्रिक ने नागमणि छीन ली मुझसे। वो उसकी शक्ति से अनुष्ठान कर रहा है। हर रात नागों की बलि देकर वो अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इसी कारण इच्छाधारी नाग शहर में आ गया है, लेकिन उस नाग को गलत समझा जा रहा है। असली दोषी तांत्रिक है। क्या? क्या वो नाग निर्दोष है? हाँ, और अगर उसे नागमणि वापस नहीं मिली तो वो भी नहीं बचेगा। वो तांत्रिक उसे भी मार देगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें कैसे भी करके नागमणि उस तांत्रिक से वापस लेनी ही होगी, वरना इस पृथ्वी पर कोई नाग नहीं बचेगा। बाबा, क्या तांत्रिक आज रात भी वापस यहाँ आएगा? हाँ, वो हर रात आता है। वो आज भी आएगा। ठीक है बाबा जी, आने दीजिए आज उसे। आज हम उससे वो नागमणि लेके ही रहेंगे। रात गहरी हो चुकी थी
गुफा के अंदर सन्नाटा था, लेकिन माहौल में अजीब सा डर समाया हुआ था। कुमार और उसकी टीम छिपकर तांत्रिक के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में गुफा के द्वार पर हलचल हुई और दो लोग अंदर आए। उनके पीछे एक लंबा काले वस्त्रों में लिपटा हुआ एक तांत्रिक खड़ा था। तांत्रिक का स्वरूप देखते ही किसी की भी आत्मा कांप जाए। उसकी लंबी और उलझी हुई जटाएं उसके कंधों से नीचे लटक रही थी और उसकी घनी बिखरी हुई मूछें और लंबी सफेद दाढ़ी उसके डरावने चेहरे को और भी भयानक बना रही थी। उसके कपाल पर एक बड़ा सा रक्त लाल तिलक चमक रहा था, मानो किसी गहरे तंत्र मंत्र का निशान हो। उसकी भयावह उपस्थिति और धीमी गरजती हुई आवाज किसी के भी दिल में डर भर सकती थी। मूर्ख बाबा, आज की बलि के लिए तैयार हो जा। इसके बाद मेरी शक्ति असीमित हो जाएगी। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, कुमार और उसकी टीम अचानक सामने आ गई। खेल खत्म तांत्रिक, अब तू नहीं बच सकता। तांत्रिक और उसके चेले चौंक गए। अचानक तांत्रिक ने एक मुट्ठी राख हवा में उड़ा दी, जिससे गुफा में धुंध छा गई। ध्यान रखना, वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। तांत्रिक के चेले गुफा के बाहर भागने लगे, लेकिन तभी तक्षक ने अपने पास रखी बंदूक निकालकर गोली चला दी। ये क्या किया तुमने? मेरे बेटों को मार दिया। क्या ये तुम्हारे बेटे थे? तुमने अपने बेटों के साथ ही ऐसा किया? तक्षक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक जैसे ही कोई मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है, तभी एक विशाल नाग प्रकट होता है। वह नाग तांत्रिक की सारी शक्तियां छीन लेता है और अचानक गायब हो जाता है। तक्षक ने तेरे बेटों को उनकी करनी की सजा दे दी तांत्रिक, और नागराज ने तुझे। अब तू कुछ नहीं कर पाएगा। कुमार तांत्रिक से नागमणि छीन लेता है। कुमार और तक्षक नागमणि को उठाते हैं और साधु बाबा को लौटा देते हैं। बाबा, नागमणि की असली जगह आपके पास ही है। हमारा काम तो सफल हो गया बाबा, पर अब इस तांत्रिक के साथ क्या करना है? तांत्रिक अब शक्तिहीन हो चुका है, और इसका जीवित रहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसने कई निर्दोष नाग की बिना वजह हत्या की है। साथ ही नाग को नरभक्षी साबित करने की भी कोशिश की है। जो हत्या ये करता था, उसका इल्जाम इसने उस निर्दोष नाग पर लगाया। इसलिए इसे इस गुफा में बंद कर देना ही उचित होगा। ठीक कहा बाबा जी आपने। तांत्रिक को यही बंद कर देते हैं। तांत्रिक, अब तू यहीं अपनी मौत की राह देख, यही तेरी सही सजा होगी। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। देवेंद्र, तुम बाबा को सही सलामत आश्रम पहुंचा देना और फिर वहां से अपने घर चले जाना। कुमार और तक्षक नागमणि को आश्रम में सौंप देते हैं और कुमार के घर लौट आते हैं। तभी कुमार के फोन की घंटी बजती है। हेलो। वेल डन कुमार, वेल डन। तुमने बहुत बड़ा काम किया है उस तांत्रिक को पकड़वाने के लिए। बधाई हो तुम्हें। धन्यवाद सर, पर इस तारीफ का अकेला मैं हकदार नहीं हूं। इसमें तक्षक ने भी मेरी बहुत मदद की है। उसी के कारण यह संभव हो पाया है। तक्षक? लेकिन हमने तुम्हारी मदद के लिए किसी तक्षक को नहीं भेजा था। कुमार अचानक से चौंक जाता है और तक्षक की ओर पीछे मुड़ के देखता है। तक्षक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी असली पहचान प्रकट करता है। मैं कोई साधारण इंसान नहीं कुमार, मैं ही वो नाग हूं। डरावनी कहानियां तुम्हारे दिल की धड़कनों के साथ खेलती है। अगर तुम्हारे दिल की धड़कनें भी तेज हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बता देना कि तुमने भी डर को महसूस किया है।